have to start from question number 51 till 50. We have done earlier, so quickly wrap it up. Okay, question number 51, what it says: if the letters of the word Nutan are arranged alphabetically from left to right, how many will remain in same position? तो जो ये नूतन वर्ड है इसको सबसे पहले हमको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, ये राइट है, ये अपना लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट से राइट अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करूँ तो लेफ़्ट से ए पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर इसको यहाँ पर जोटी को ध्यान में रखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, ओके। तो फिर एन कहाँ पे आएगा, MNO, तो एन का नंबर 14 है, ठीक है। फिर टी का तो 20 है, और कौन सा बचा, यू, तो टी के बाद यू आएगा, मतलब 21 नंबर पे यू, तो एन पहले आ जाएगा और 2 बार एन है तो एन डबल टाइम्स, देन 20 नंबर था टी का एंड 21 था वाई का, ओके। तो किसका पोजीशन सेम रहेगा, तो पोजीशन सेम कैसे देखेंगे, पहले ये 1 2 3 4 5, ओके, ये 1 2 3 4 5, 1 पे एन है, ये तो ए है तो ये तो सेम नहीं है, यू एन एन ये भी सेम नहीं है, टी एन एन ये भी सेम नहीं है, ए एन टी ये भी सेम नहीं है, एन एंड वाई, तो नथिंग विल रिमेन सेम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द एबिलिटी टू शेयर समवन्स फीलिंग और एक्सपीरियंसेस, तो ये एबिलिटी है शेयर करने की किसी की फीलिंग और एक्सपीरियंसेस बाय इमेजिनिंग व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इन दैट पर्सन्स सिचुएशन। तो अगर हम खुद को दूसरे की जो फीलिंग है, एक्सपीरियंसेस है, उसमें खुद को इमेजिन करके ये समझ पा रहे हैं कि वो पर्सन उस सिचुएशन में कैसा फील कर रहा है, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली एम्पैथी होगा, ठीक है। अटेंशन तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अटेंशन में दूसरे पर्सन की सिचुएशन में जाके नहीं सोचना होता है। देन लिसनिंग में तो सिर्फ सुन रहे हैं ना, वहाँ पे तो हम अपने आप को किसी दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन कर ही नहीं रहे हैं। सिंपैथी में ये होता है कि सहानुभूति, अब यहाँ पर 2 हिंदी वर्ड भी दिया हुआ है तो यहाँ पर से भी हम गेस कर सकते हैं कि समानुभूति का मतलब क्या होगा, कि दूसरे के पोजीशन के समान उस पोजीशन में जाके वैसा ही एक्सपीरियंस करना फीलिंग को, तो वो क्या होगी, समानुभूति। सहानुभूति तो बस क्या होगी कि उसके एक्सपीरियंस को, फीलिंग को सुनना और उसको हेल्प करने का ट्राई करना, ठीक है। तो एम्पैथी विल बी द राइट आंसर। देन an army contingent of 616 members are to march behind an army band of 32 members in a parade। तो 32 मेंबर क्या है, आर्मी बैंड है, ओके, एंड 616 मेंबर्स है आर्मी के कॉन्टिजेंट, जो इनके पीछे क्या करेंगे, मार्च करने वाले हैं, ओके। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, मतलब क्या कि अगर आर्मी को मैं 4 कॉलम में रख रही हूँ तो ये 616 को भी ऐसे 4 कॉलम करते हुए ही रखना होगा मुझे, ठीक है, भले कितने ही रो बने, ओके। ऐसे कॉलम काउंट कर रही हूँ ना मैं, इधर से देख रही हूँ मैं, तो ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम चाहिए होंगे इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है, मतलब क्या है, HCF पूछ रहा है, तो 616 एंड 32 का HCF क्या होगा, ये निकाल लेते हैं हम, तो हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 6 12, अगेन 2 टाइम से, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर अगेन 2 से, तो 2 7 14, फिर 2 7 14, 2 चौक 8, अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब तो किसी से नहीं जाएगा, तो क्या आ गया, 8 आ गया, 8 विल बी द आंसर। फिर द इसेंशियल कंपोनेंट दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ पॉजिटिव फ्लो इन आवर थॉट, वो इसेंशियल कंपोनेंट कौन सा है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव फ्लो ऑफ आवर थॉट, जो कि रिजल्ट है हमारे पॉजिटिव फ्लो ऑफ थॉट का। प्रोसेस टू कम्युनिकेट वेल विद अदर्स इज़, जो हमको हेल्प करता है बाकी से अच्छे से कम्युनिकेट करने में। डिमांडिंग तो लग ही नहीं रहा है। असर्टिवनेस मे बी, माइक्रो मैनेजमेंट की कोई बात ही नहीं चल रही है यहाँ। एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड होता तो ज़्यादा पॉजिटिव फ्लो इन आवर थॉट होता। तो असर्टिवनेस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बोला है इसेंशियल कंपोनेंट दैट इज़ द
रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव फ्लो ऑफ आवर थॉट, जो रिजल्ट है पॉजिटिव थॉट का। अच्छा ठीक है, क्योंकि एटीट्यूड से तो अगर मान लेते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड है तो पॉजिटिव फ्लो ऑफ थॉट होगा, लेकिन पॉजिटिव फ्लो ऑफ थॉट होने से क्या होगा, वो असर्टिवनेस होगी, है ना। क्योंकि जब आप पॉजिटिवली इमेजिन कर पा रहे हो कोई चीज़ों को तो उसके लिए आप दृढ़ होगे, है ना। जैसे अपने गोल्स को लेके भी अगर आपका एटीट्यूड अपने गोल्स के प्रति क्या है, पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिव फ्लो ऑफ थॉट के कारण क्या होगा, असर्टिवनेस। ओके ओके देन नेक्स्ट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 5 फीट पर सेकेंड, ठीक है, 5 फीट पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, हाउ मैनी फीट डज इट ट्रैवल इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना ट्रैवल करेगा, देखो 5 फीट पर सेकेंड में है तो 1 आवर में कितना ट्रैवल करेगा, तो 1 आवर है उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 फीट सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड आ गए, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 6 के 3600 मल्टीप्लाइड बाई 5 फीट, तो 5 6 के 30, 5 3 15, 16 17 18, 18,000 feet will be the right answer. Next, in the below arrangement, which is the 7th digit to the right of 25th digit from right hand? In the below arrangement, which is the 7th digit है, कौन सा 7th digit है to the right of 25th digit? पहले मान लेते हैं कि या कहीं पर 25th digit होगा और इसका ये right और इसका left, ठीक है। तो क्या बोला, which is the 7th digit to the right of 25th digit? तो 25th digit के right में 7th digit कौन सा है। ओके अब ये 25th डिजिट कहाँ पर है, फ्रॉम राइट हैंड। अब ये जो सीरीज़ है इसका ये अपना राइट है और ये लेफ़्ट है, तो राइट से अगर मैं काउंट करूँ तो कहीं पे आएगा 25th डिजिट और उसके राइट, तो यहाँ पर से 25 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24 25 कहाँ पर आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, दिस इज़ द 25th नंबर, ठीक है। अब इसके राइट में 7th, तो इसका राइट इधर, अब 7th 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो दिस इज़ द 7th डिजिट और यही तो पूछा है विच इज़ द 7th डिजिट, तो 5 विल बी द आंसर, ओके। फिर एक हमको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, बार ग्राफ दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ बुक्स, ओके, सेल्स ऑफ बुक्स दिया हुआ है इधर, इन थाउजेंड्स फ्रॉम 6 ब्रांचेस ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2 consecutive ईयर्स 2000 एंड 2001। तो ये 2000 का ये वाला है जो थोड़ा सेडेड है, एंड 2001 वाला ये ब्लैंक वाला वाइट वाला कलर वाला 2001 ईयर का है। तो यहाँ पर हमको पूछा है कि 6 ब्रांचेस, ओके। अब क्वेश्चन में आता है सीधा, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 का टोटल सेल्स मतलब 2000 एंड 2001 दोनों ईयर का फॉर बोथ द ईयर्स इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर्स। तो B6 एंड B3, अब यहाँ पे क्या बोला है कि B6 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ B3, ओके। तो दोनों ईयर का काउंट करना है, तो B6 का पहले दोनों काउंट कर लेते हैं, 80 + 70 दिस विल बी 150 और यहाँ पे 110 एंड 95, तो ये कितना हो जाएगा 205। तो B6 का 150 है एंड B3 का 205 है। अब बोला है कि B6 है वो B3 का कितना परसेंटेज है, तो B6 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ B3। तो जब ऑफ B3 बोलता है ना तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो 205 विल बी द डिनोमिनेटर एंड B6 150। अब परसेंटेज में निकालना है हमको, तो निकाल लेते हैं, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 9 0, और इसके बाद अब डिवाइड नहीं होगा, तो 15 दूनी 30 और 00 41, रफली कितना के आसपास जाएगा, तो 41 3000
41 मल्टीप्लाई बाई 3 या 12 नहीं और बढ़ा के करते हैं। 6 या 7 दिखा रहा है तो 6 बार में पहले ट्राई करके देखते हैं। 6 कम 6 6 चम 24 246 तो एक बार 7 टाइम करके देखते हैं। 7 कम 7 7 28 7 टाइम में जाएगा तो ये वाला तो नहीं होगा। तो 287 और ये 1 8 9 10 130 है तो 3 टाइम से में तो 123 था। 4 टाइम से मैं एक बार चेक कर लेते हैं। 16 ज़्यादा हो रहा है, 3 टाइम ही जाएगा तो ये रहा अपना आंसर 73। ओके, पूरा एकदम से डिवाइड करते हुए नहीं देखना, जब तक हमारा ऑप्शन में हमारा मैचिंग आंसर मिल जा रहा है वहाँ तक मार्क करके आगे बढ़ना है। ओके, क्योंकि वैसे भी स्टेप मार्क के नंबर नहीं है, राइट आंसर के मार्क्स मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2? रेशियो क्या है टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ द ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ द ईयर। तो टोटल सेल्स बस बोला है और उसी का रेशियो निकालना है। किसका किसका? B2 टू B4 बोला है। ओके, ध्यान देना, B2 टू B4। ओके, तो B2 कितना आ जाएगा? 75 65 ऐड कर लेते हैं। 7 6 6 12 13 14 तो ये B2 तो 140 आ गया एंड B4 कितना है? 95 85 8 8 16 17 18 तो B2 बाई B4 2 7 14 2 9 18 7 रेशियो नहीं, दिस विल बी द आंसर। हो गया। और कोई क्वेश्चन है कि इसी बार से? नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ओके, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, what is the average amount of interest per year which the company had to pay during this period? क्या एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा? एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये पूरा साल दिया हुआ है, इंटरेस्ट पूछा है ना, एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो सैलरी है, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये रहा इंटरेस्ट। एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल जो भी सम है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये इनका सम कर लेते हैं पहले, तो यहीं पर ही सम कर लेते हैं। 6 7 8 9 10 10 और ये 5 4 9 19 20 21 22 23 3 4 5 6 7 8 8 8 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये दशमलव आ जाएगा। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो 183.3। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5। तो अब देख लेते हैं कितना आएगा। 183.3 5 दिया 15 16 17 18 33 5 6 के 30 36। हाँ, ये रहा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, और तो कोई पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो जनरली ऐसे क्या होता है, जो बड़ा बड़ा टेबल दिया रहता है या फिर ग्राफ बार ग्राफ दिया रहता है ना, रिलेटिवली बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। ओके, इस एनालॉजी को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं पहले पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है। BAYZ टू CD, तो B के बाद C, फिर A के बाद D। ओके, इसको अलग से लिख लेते हैं। BAY YZ CD XW, तो X के बाद Y आया है और ये B के बाद C, और यहाँ पर क्या है? A के बाद C को छोड़ के D है एंड W X Y को छोड़ के Z है। ओके, तो F के बाद क्या है? यहाँ पे B के बाद C आया है, तो ABCDEF के बाद क्या आता है? G आता है। हो गया आंसर। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। ये ई है, तो इससे पहले इधर से ABC 2 छोड़ के, तो ई के बाद FG के बाद H। ठीक है, फिर U के बाद सीधा S, मतलब U आएगा इसके बाद, तो फिर किसके बाद U आता है? T के बाद U आता है। हाँ ठीक है, फिर S के बाद फिर हमको 2 छोड़ के ये आना चाहिए, तो STUV। हाँ ठीक है, आ गया।
देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स कैन रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर कम्युनिकेशन स्किल लैक कर रहा है तो क्या हो सकता है? कन्फ्यूज़न होगा, फ्रस्ट्रेशन, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ऑल ऑफ द अबव। सभी होगा ना, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे तो कन्फ्यूज़न होगा, और इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही, और फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, इनके कारण जो अपॉर्चुनिटी आप गेन कर सकते थे वो मिस हो जाएगी। तो सारे ही पॉसिबिलिटीज़ है। देन व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा बताना है हमको। अगेन कोई पैटर्न दिया हुआ है, ANZB, ए के बाद यहाँ पे बी आया, फिर 2 के बाद फिर गैप के बाद C आया, फिर D, तो EF, और यहाँ पे G आएगा, और हमको क्वेश्चन मार्क के पास चाहिए। तो यहाँ पे MN, यहाँ पे क्या पैटर्न है, MN के बाद O, फिर P, देन कितने गैप के बाद है ये, 2 गैप के बाद, 2 P, Q विल बी द आंसर। फिर नेक्स्ट, इफ 120 रुपीज़ अ फैमिली if the rupee 120 maintain a family of 4 persons for 30 days, 120 रुपीज़ है, वो 4 पर्सन की फैमिली को 30 डेज़ के लिए मेंटेन करता है। ओके, फिर हाउ लॉन्ग, 300 रुपीज़, अगर यहाँ पे 300 रुपीज़ आ जाए तो फैमिली ऑफ 6 पर्सन कितने दिन के लिए मेंटेन होंगे। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, 120 रुपीज़ फॉर दिस, तो 300 रुपीज़ कितना दिन के लिए, तो 3 चौक 12, 4 से 4 कैंसिल, 6 5 30, तो डी इधर जाएगा, तो 50 विल बी द आंसर। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट स्किल का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ क्लाइंट्स, को वर्कर्स, तो ये तो कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल तो सॉफ्ट स्किल है। लीडिंग अ टीम को लीड करना भी तो सॉफ्ट स्किल में आता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, नेगोशिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग सॉफ्ट स्किल में नहीं आता, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ती है। तो इस सॉफ्ट मीडिया मार्केटिंग है ना, यहाँ पे टेक्निकलिटी आ जाएगी, तो दिस विल नॉट बी अंडर द सॉफ्ट स्किल क्राइटेरिया। नेगोशिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल अगेन कम इनटू द सॉफ्ट स्किल का क्राइटेरिया। फिर दिस इज़ द एबिलिटी टू परसुएड अदर्स टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे को परसुएड करना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या कर रहे हैं हम, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे पे, क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। एप्टीट्यूड इज़ डिफरेंट थिंग, एप्टीट्यूड जैसे मैथ्स का एप्टीट्यूड है ऐसा बोलते हैं, तो एप्टीट्यूड अलग हो जाता है। इंस्पिरेशन में तो इंस्पायर कर रहे हैं ना, ये थोड़ी ना जाएगा, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, इन्फ्लुएंस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, राजेश वॉक्ड 25 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, अगेन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। राजेश वॉक्ड 25 मीटर टुवर्ड्स साउथ की तरफ वो 25 मीटर गया, एंड देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, तो अगर वो इधर मूव किया हुआ है तो ये उसका राइट हो जाएगा, एंड दिस विल बी लेफ्ट। ओके, तो ये राइट एंड दिस विल बी लेफ्ट। अब वो क्या हुआ, टर्न हुआ है अपने लेफ्ट में, और वॉक किया है 20 मीटर, तो थोड़ा स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं, 20 मीटर। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, तो अब यहाँ पर आने के बाद इसका राइट ये एंड लेफ्ट ये, तो लेफ्ट की तरफ, एंड वॉकड 25 मीटर, अगेन 25 मीटर। फिर ही अगेन टर्न टू हिज राइट, अब ये राइट एंड ये लेफ्ट, तो राइट की तरफ मुड़ा और वॉकड 15 मीटर। ठीक है, एट वॉट डिस्टेंस इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, तो कौन से डायरेक्शन में है, डायरेक्शन तो हमको दिख रहा है ईस्ट है, तो नॉर्थ वाला तो हट जाएगा, और कितना डिस्टेंस में है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर है, तो दिस विल बी 20, एंड यहाँ से यहाँ तक का 15 मीटर, तो 35 मीटर ईस्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/2,
कौन सा फ्रैक्शन 1/2 से ग्रेटर है, तो इसको ऐसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये 50, तो ये लगभग 50% के आसपास है, इसको भी करके देख लेते हैं। ओके, अब हमको क्या निकालना है, ग्रेटर दैन। तो ये तो 40 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ये 400 डिवाइडेड बाई 7, 7 पन्ना 35, तो 5 आ रहा है। तो हाँ, आगे देख सकते हैं। 7 पन्ना 35, 7 छक्के 42। ओके, 7 पन्ना 35, 5 0, 7 7 49 कैन बी दी पॉसिबिलिटी। तो 57 के आसपास आ रहा है। ये 500 डिवाइडेड बाई 11, तो 5 टाइम तो नहीं जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, बट हमको 5 का चाहिए और ये 4 है, तो ये नहीं होगा। और इसको भी 600 डिवाइडेड बाई 13, 26 39 53 52 53 65, 5 बार में तो 65 हो जाएगा, 4 बार जाएगा तो अगेन ये नहीं होगा। तो दिस विल बी द आंसर। देन 67, ओके 68। अच्छा है, अब यहाँ पर से छत्तीसगढ़ स्टार्ट हो जाएगा एक है। ओके, तो इधर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सूची 1 में शब्द के 3 प्रकार दिए गए हैं तथा सूची 2 में उनके उदाहरण दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो ये इंस्ट्रक्शंस है, एक बार पढ़ लेना, बाकी सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्या करना होता है, सूची 1 से सूची 2 को मैच करना होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऋण यौगिक योग ऋण। ऋण शब्द का मतलब क्या होता है, जिन शब्दों को अगर हम खंडन करें और कोई भी अर्थ ना निकले तो वो क्या हो जाएंगे, ऋण शब्द होते हैं। जैसे कि अगर मैं नाक बोलूँ, तो नाक को अगर मैं खंडन करूँ तो क्या होगा, ना प्लस क। क्या इसका कोई मीनिंग है सेपरेट, क्या इसका कोई मीनिंग है, नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे, ऋण में आ जाएंगे। और वहीं पे यौगिक शब्द क्या होता है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो। जैसे डाकघर अगर मैं बोल रही हूँ, तो अगर मैं इसका खंडन करूँ तो 2 वर्ड क्या बनेंगे, डाक प्लस घर। क्या डाक का कोई मतलब है, हाँ चिट्ठी। घर का मतलब क्या है पता है, मतलब होता है क्या कुछ, हाँ होता है। तो दोनों का सेपरेट मीनिंग है, तो ये क्या हो जाएंगे, यौगिक वर्ड। ये वाले क्या थे, ऋण वर्ड। और फिर योग ऋण, योग ऋण का मतलब क्या हो जाएंगे, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होंगे। जैसे अब यहाँ पर अगर मैं कोई वर्ड लूँ, पंकज को ही ले लेते हैं, तो पंकज को अगर मैं वर्ड ब्रेक डाउन करूँ तो पंकज का क्या हो जाएगा, पंक प्लस ज। तो इनको मैं ब्रेक डाउन करूँ और अब इसका कोई विशेष मीनिंग निकलना चाहिए, मतलब कि अर्थात कीचड़ में जो उत्पन्न होता है, पंकज का पंक मतलब क्या हो जाएगा, पंकज का विशेष, पंकज क्या है, एक विशेष मीनिंग है जिसका, जो किसके लिए एक वर्ड है, तो कीचड़ से उत्पन्न होने वाले फूल को पंकज बोलता है। तो एक विशेष मीनिंग है ना इसका, तो ये योग ऋण में आ जाएगा। तो अब इससे हमको पता भी चल रहा है, तो ऋण को पहचानना सबसे ईजी है। अब तीनों में से कौन सा ऋण हो सकता है, घोड़ा, क्योंकि घो से कोई वर्ड का कोई मीनिंग नहीं हो सकता सेपरेट, रा से का भी कोई मीनिंग नहीं हो सकता। तो ये तो फर्स्ट का सेकेंड ही होगा, तो दिस विल बी द करेक्ट। और कोई ऑप्शन है नहीं, एक पता होगा तो ही आंसर आ जाएगा। यौगिक में तो पाठ एंड शाला, तो पाठ मतलब पढ़ाई एंड शाला मतलब कि स्कूल, तो ये यौगिक में आ जाएगा। तो या तो बी वाले से भी आंसर में आ सकते हैं, सॉरी योग ऋण। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन है ना, हाँ हाँ ठीक है, तो सी में ए होगा, तो ए का सेकेंड एंड बी का थर्ड, ओके, देन सी का फर्स्ट, ओके, तो ए विल बी द आंसर। ओके, देन नेक्स्ट, सुवक्ता शब्द का सही अर्थ होता है सुवक्ता। वक्ता मतलब कि जो अच्छा बोलता हो, तो आचार तो सुचारण या फिर सुआचरण ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए था ना, सुवक्ता तो नहीं होना चाहिए। तो जिसका आचार अच्छा ना हो तो इसके लिए तो दुराचार वर्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा बोलने वाला यही होगा आंसर। सबको समान देखने वाला तो समदर्शी होगा ना। देन नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग है, तो इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमको। मेरे पिताजी माताजी अध्यापक, ओके, मेरे पिताजी मंदिर में पूजा कर रही है, तो ये तो लड़का होगा ना, तो ये तो नहीं हो सकता। मेरे पिताजी कक्षा में पढ़ाते हैं, मैं भी। फिर मेरे पिताजी बाज़ार से खिलौने खरीद कर लाए, तो ये ज़्यादा फिट बैठ रहा है कि मेरे पिताजी बाज़ार से खिलौने खरीद कर लाए, क्योंकि अध्यापक खिलौने क्यों खरीद कर लाएगा। और माताजी के लिए
ऑलरेडी यहाँ पे एक फीमेल वाला सिर्फ एक ही है, तो ये यहीं पे ही होगा। तो ए का थर्ड कौन कौन सा है, इस बार सारे ऑप्शन अच्छे से देखेंगे। ए का थर्ड वाला कौन सा ऑप्शन है, ये है, और था ही नहीं। हाँ चलो, ए का थर्ड, बी का 1 एंड सी का 2। ओके, फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 वाक्यों में निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण को चुनिए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, पहले ये देख लेते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार की निर्दिष्टता या पहचान का बोध होता है, तो वहाँ पर निश्चय होता है, मतलब कि जो डेफिनेट है, डेफिनेटली हम बोल सकते हैं। निश्चय है ऐसे बोलते हैं ना, दृढ़ निश्चय कर लो। तो क्या है ये कि निश्चित स्टेटमेंट होना चाहिए। तो सामने, पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। सामने जो सुंदर मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। फिर कुछ आम यहाँ पड़े हैं, तो कुछ यहाँ पर क्या है, निश्चित तो नहीं है, कुछ बोल रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता है, तो दिस विल नॉट बी द आंसर। जो सोएगा सो खोएगा, क्या खोएगा और कौन सो रहा है कुछ पता नहीं है। आज तुमने क्या खाया, तो ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो यही बचा कि ये निश्चित रूप से बोल रहा है कि सामने जो मकान दिख रहा है ना, यही मेरा है। तो यहाँ पे क्या है, कन्फर्मिटी है कि यही ही है मेरा घर। ओके, देन रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से सही अर्थ को चुनकर लिखिए। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, गतिविधि का मतलब तो एक्टिविटी होना चाहिए ना इंग्लिश में, तो ये नहीं हो सकता। तथ्यात्मक मतलब कि फैक्चुअल होता है ना, ये भी नहीं होगा। आयोजन मतलब प्रोग्राम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये भी नहीं होगा। प्रतिवेदन बचा, तो रिपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा। फिर मृषा शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। कुंजर, मिथ्या, रण, भूप। ज़्यादातर ना ऐसा जो वर्ड रहता है उसका लिटरल मीनिंग भी ना उसी वर्ड से ही स्टार्ट होता था। मोस्ट प्रोबेबली ना यू कैन गो विद द मिथ्या। इसका मुझे बाकी ऑप्शंस के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी जो गट फीलिंग है वो यही बोल रही थी कि मिथ्या विल शुड बी द राइट आंसर। अदरवाइज यू कैन लीव ऑल्सो, क्योंकि क्वेश्चन लीव करने से वैसे भी कुछ नहीं बिगड़ रहा, और अटेम्प्ट करने से भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि 0.33 ही कटने वाला है। ओके, यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। तो इसमें मैच करना है। तो अन्य पुरुष में हम जनरली क्या होता है, जो थर्ड पर्सन है उनको इंडिकेट करता है। तो थर्ड पर्सन कौन होंगे, वे लोग, यह, आप। तो सी का फर्स्ट कहाँ पर दिया हुआ है, सी का फर्स्ट ये वाला और ये 2 ऑप्शन में है। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट, ओके, एक ही ऑप्शन में है। और बाकी देख लेते हैं। मध्यम पुरुष में क्या आता है, तू, तुम, आप लोग। तो बी का थर्ड है, हाँ ठीक है। एंड ए का जो बचा हुआ ऑप्शन है, मैं, हम लोग। तो बी विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य को चुनिए। व्याकरण की दृष्टि से सही कौन सा है, साहित्य और जीवन में घोर संबंध है। कुछ अजीब सा लग रहा है, घोर नहीं होना चाहिए। साहित्य और जीवन का कनिष्ठ की जगह घनिष्ठ होना चाहिए, ताकि लगे तो कि ज़्यादा संबंध है। तो कनिष्ठ तो नहीं होगा, घोर ठीक नहीं लग रहा पढ़ने में, बट देख लेते हैं, अगर बाकी ऑप्शन और बेकार हुआ तो यही आंसर होगा। साहित्य और जीवन का सीमित संबंध है, मुझे नहीं लगता। ये व्याकरण से तो वैसे सही है, लेकिन ना साहित्य एंड जीवन का सीमित संबंध नहीं है, बल्कि ज़्यादा संबंध है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये मिल भी गया आंसर, तो डी। देन आड़े हाथों लेना मुहावरे के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। आड़े हाथों लेना, सच्चाई न दिखना, सारी रात जागते रहना, खरी खरी सुनाना, सत्कार करना। आड़े हाथों लेना क्या साउंड कर रहा है, कि कुछ नेगेटिव साउंड कर रहा है, कि आड़े हाथों ले लिया उसने। अब पता नहीं है मुझे कि एग्जैक्ट कि आड़े हाथों लेना का मतलब क्या होता है, और ना कभी ये मुहावरा मैंने किसी के मुंह से सुना है। बस ये साउंड लाइक अ नेगेटिव थिंग। ओके, तो सच्चाई ना दिखना, तो एकदम ना तो पॉजिटिव लग रहा है ना नेगेटिव, तो ये तो नहीं होना चाहिए।
सारी रात जागते रहना, ये तो कुछ एक्टिविटी टाइप लग रही है कि रात में जाग रहा हूँ, बट इससे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं लग रहा। खरी खरी सुनाना, इट साउंड्स लाइक नेगेटिव। सत्कार करना, ये तो पॉजिटिव है, ये तो हमारे क्वेश्चन के इंटेंशन के ही अगेंस्ट जा रहा है, तो सी विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे टोन ऑफ द क्वेश्चन से भी आंसर पे पहुंचा जा सकता है। अब ना तो इसमें से मुझे ऑप्शंस का कोई आइडिया है, ना ही क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका कोई आइडिया है, बट इट साउंड्स लाइक अ नेगेटिव थिंग, दैट्स वाई आई एम अटेम्प्टिंग दिस ऑप्शंस एंड स्टेपिंग अप फ्रॉम माई कम्फर्ट जोन। ओके, क्योंकि अटेम्प्ट करते रहने से थोड़ा पुश करेंगे ना तो आंसर पे आ जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। देन विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? विधानवाचक वाक्य, ओके, जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध होता है। जहाँ तक मुझे पता है ये नकारात्मक वाक्य होने चाहिए, नकारात्मक वाक्य। दिस कैन नॉट बी द आंसर। सेकेंड क्या बोला? जिन वाक्यों से किसी क्रिया को करने अथवा होने का बोध होता है। मे बी जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह है, तो ये तो संदेहवाचक होना चाहिए, तो ये भी गलत। जिन वाक्यों द्वारा वक्ता की आशा, इच्छा और आशीर्वाद का बोध होता है, तो ये इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बोलते हैं ना, बट उसके लिए अगर प्रॉपर कोई वर्ड ढूंढूं मैं तो क्या होना चाहिए? इसको जहाँ तक मुझे पता है विस्मयादि बोधक वाक्य ऐसे कुछ बोलते हैं, विस्मयादि वाक्य, ठीक है, जहाँ पर हम ऐसा एक्सक्लामेटरी मार्क भी लगाते हैं ना, जैसे ओह, अल्लाह, अलास, ऐसा करके वर्ड जो यूज़ करते हैं उसमें आता है। ये विधानवाचक तो नहीं होता, तो एक ही बचा जो ये हो सकता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियों का प्रयोग होता है? पूर्वी हिंदी बोल रहा है तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ईस्ट वाला कोई लैंग्वेज है। ओके, पूर्वी हिंदी है, तो पूर्वी में कौन कौन सा आ सकता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हाँ हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड का बॉर्डर यहीं पे के आसपास पड़ता है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हड़ौती। मारवाड़ी लोग तो ज़्यादातर तुम सुने होंगे गुजरात, राजस्थान, इस वाले एरिया, मतलब ये तो वेस्ट हो गया ना, तो पूर्वी कहाँ हुआ? देन ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी। हरियाणा तो यहाँ नॉर्थ में है, तो वो नॉर्थ उत्तरी हिंदी होना था, तो ये तो नहीं पूछा हमको, पूर्वी हिंदी पूछा है। इनमें से कोई नहीं है, आंसर होगा नहीं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। वैसे तो ऑप्शन अगर 3 ही दे देते ना तो भी आंसर सिर्फ इन्हीं तीनों में से होता है। चौथा इनमें से कोई नहीं, ऐसे वाला आंसर कभी होता नहीं है, मैक्सिमम टाइम जनरली होता नहीं है जब ये लैंग्वेज का पेपर है। मैथ्स वाले में अलग है, वहाँ पे कोई ये प्रोबेबिलिटी काम नहीं करेगा। थोथा, चना, बाजे, घना। लोकोक्ति के सही अर्थ को चुनकर लिखिए, ये तो पता ही होता है सबको। थोथा, चना, बाजे, घना, ओके। आय के अनुसार व्यय करना चाहिए, ये तो नेगेटिव साउंड कर रहा है, ये तो कुछ पॉजिटिव चीज़ बता रहा है, नहीं ये नहीं हो सकता। आडंबर युक्त व्यक्ति इतराता बहुत है, हाँ यही बता रहा है कि जो क्या होता है, जिसके पास सालों नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा क्या कहता है, एरोगेंट हो जाता है, फिर आडंबर दिखाता है, तो दिस विल बी द करेक्ट। बट अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो जैसा करे उसे वैसा ही बदल देना चाहिए, वैसा ही बदल देना नहीं। जो बात अधिक करता है वह कार्य नहीं करता, इसके लिए तो कुछ बादल वाला है ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं, वो वाला है ना, जो बात अधिक करता है वो कार्य नहीं करता, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर मिल गया हमको, आडंबर युक्त व्यक्ति इतराता बहुत है। देन नेक्स्ट पूछ रहा है कि मिश्रित वाक्य की परिभाषा को चुनिए। तो मिश्रित वाक्य का डेफिनेशन क्या है? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, तो ये तो साधारण वाक्य हो गया ना, मिश्रित कहाँ हुआ? एक ही वाक्य एक ही उद्देश्य, तो ये तो नहीं होगा। जिस वाक्य में सभी उपवाक्य समान स्तर के हो, ओके, कैन बी द आंसर। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित एक अथवा अनेक उपवाक्य हो, तो एक प्रधान उपवाक्य होगा, उस पर आश्रित वाक्य होंगे, ओके। वाक्य छोटा है बड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये क्या ही बोल रहा है। तो अब 3 वाक्य होते हैं, ये तो पढ़ा ही होगा, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य एंड संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता था, जो सेम ही रहते थे, सबका इक्वल इम्पोर्टेंस है, उनको जोड़ा जाता था। बट मिश्रित वाक्य में क्या होता था, कोई एक मेन होता था और वो उसके ऊपर डिपेंडेंट वाले बाकी वाक्य होते थे। तो हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही सेटिस्फाई कर रहा है मिश्रित वाक्य में, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और उसके ऊपर आश्रित अनेक उपवाक्य हो, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर।
फिर नेक्स्ट अकरस के मतलब होते, अभी यहाँ छत्तीसगढ़ी स्टार्ट हो गया, तो अकरस के मतलब क्या होगा? अकरस, ओके। तो अ से स्टार्ट हो रहा है तो अ से ही कुछ होना चाहिए, ब से तो नहीं होगा। बिना जूते खेत, बेमौसम के वर्षा नहीं, आकाश या अकारत। अब इन्हीं दोनों में से चुनना है। तो मुझे अगर चुनना होगा तो मैं तो अकाल चुनूंगी, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बेमौसम के वर्षा है। तो ऐसे कुछ कुछ बैकफायर कर सकता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन में बैकफायर किया भी ना तो चलेगा, क्योंकि 0.33 तो कटने वाला है, या तो फिर छोड़ के ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा छत्तीसगढ़ी तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। हार्डली मुझे 10-15 वर्ड्स ही आते हैं। तो आई विल लीव दिस क्वेश्चन रादर अटेम्प्टिंग इंस्टेड ऑफ दैट मैथ्स वाला क्वेश्चन और कॉम्प्रहेंसन वाला क्वेश्चन। कॉम्प्रहेंसन तो आता ही नहीं, सॉरी, कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन। बट स्टिल आई एम ट्राइंग। देखते हैं, एक तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, कुछ नेगेटिव आंसर भी आने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मुहावरा मन के अर्थ की सही जोड़ी मिला के बताना है। ओके, तो गर्मी उतारना, गरवा होना, देन गरम होना, गर फंसना। तो गुस्सा होना बोल रहा है, विपत में पड़ना, निच्चट सिद्धवा होना। ये गरवा होना, निच्चट सिद्धवा होना, ये पता है मुझे। बी का थर्ड कहीं पे है क्या? बी का थर्ड। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। चलो, अरे यार, लेट मी एडजस्ट दिस। क्या? तो बी का थर्ड, दिस एंड दिस, बी एंड डी एलिमिनेटेड। तो अब आगे और कुछ देखते हैं। गरम होना का क्या हो सकता है? गुस्सा होना विल बी दी करेक्ट वर्ड। सी का फर्स्ट, दिस विल बी दी राइट आंसर। ओके, तो दो पता है, तो इसमें मेरे को मैच दी फॉलोइंग सही लगता है, कि अगर नहीं भी पता है ना तो स्कोप रहता है कि बाकी के कंपैरिजन में आप इजीली आंसर पे पहुंच सकते हैं। देन मुख्यमंत्री ला छत्तीसगढ़ी में लिखे जाते हैं। मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं बोलता क्या? मुखिया मंत्री छत्तीसगढ़ी तो बोलने में रहता ना, लिखने में तो कोई अलग स्क्रिप्ट नहीं है ऐसा है। मुख्यमंत्री, आई विल गो विद मुख्यमंत्री, डी। या करेक्ट है। देन साफ बर सही छत्तीसगढ़ी शब्द है। साफ, सफ़ा, प तो नहीं आना चाहिए। सफ़ा तो अलग ही लग रहा है। सफ़ा, ये तो वीर ज़फ़ा, ये तो उर्दू का वर्ड है। सफ़ा, मे बी सफ़ा विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, बरार के मतलब छत्तीसगढ़ी में होते। बरार, बदला, बरोबर को बराबर नहीं बोलते, बराबर होता तो बरोबर होता ना। बदला, ये तो बदला टाइप लग नहीं रहा है। बरेंडी, आई विल गो विथ चंदा। ओके, चलो सही है। नेक्स्ट, हाथ गोड़ धर के आना, ओके। मुहावरे के मतलब है सही सलामत आना। सही सलामत के लिए हाथ गोड़ धर के आना तो आई डोंट थिंक सो। परिवार सहित आना, तो हाथ गोड़ के परिवार का धर के नहीं। खाली हाथ आना, मे बी डर के भागना, ये तो नहीं होगा। तो सही सलामत आना, खाली हाथ आना। आई विल गो विथ सी, खाली हाथ आना। कि ऐसे बोलते हैं ना फैमिली में, हाथ गोड़ धर के बस आ गए, तो खाली हाथ आना, इट साउंड्स लाइक राइट वन। देन नेक्स्ट, अगेन मैच दी फॉलोइंग। तो अल्लर, अलकर, अलहन, अलमल। अल्लर का पर्याप्त होगा क्या? अल्लर का मतलब अल्लर जैसा हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। हादसा तो पता नहीं। अल्लर मुश्किल, सुस्त, थका हुआ, तो ए का फोर्थ होना चाहिए, सुस्त, थका हुआ। अल्लर जैसा काम मत कर बोलते हैं ना, सुस्त वाला काम मत कर, तो ए का 4। चलो ठीक है, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई आइडिया नहीं है बाकी का। अच्छा, वो आंसर ईजिली मिल गया। ओके, देन हकलाने वाला को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? हेकरहा, हेठुआ, ये तो कुछ खाने का लगता है। हरहा, हेकला। देन छत्तीसगढ़ी में सूखा ला कही थे। सूखा, अरे मैं खुद ही सूखा बोल रही हूँ।
ओके ये पता है चलो मुझे। देन नेक्स्ट, गांव के बाहिर में ओ मैदान जहाँ जी हाँ जानवर मन ला इकट्ठा करते ओ है। तो कहाँ पर गांव के बाहर में वो मैदान जहाँ पे जानवर लोग को इकट्ठा करके रखते हैं। तो खरिया, खरिहर, खरीखा, खरी, खरी, खरी तो नहीं बोलते, खरिया, खरिहर, पता नहीं, मुझे इसका आंसर देखना पड़ेगा। खरीखा, खरीखा है आंसर इसका। मुझे अगर मार्क करना होता तो आई विल गो विथ खरिहर, बट खरीखा है आंसर। ओके देन सही जोड़ी बनाना है इसमें। तो झंझरी, झवा, झीरी, झांगा। झंझरी का मतलब पता है, टोकरी बोलते हैं। ओके जाली दिया हुआ है, जाली का भी दिया आंसर। ए का 4, चलो एक ही वर्ड पता था मुझे, इसके अलावा कुछ पता नहीं। झीरी भी पानी का स्रोत, ये पता था। हाँ सी का सेकेंड। ओके ठीक है सही है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देवारी के संबंध जेकर ले है ओ है। देवारी, देवारी मतलब दिवाली टाइप लग रहा है मुझे तो। देवार, दीवार, दीवार तो नहीं होगा। दिया, दिवाली के दिया। दीवार, दीवार तो नहीं होगा, दीवार को तो दीवार ही बोलते हैं। देवघर भी दिया। देन नेक्स्ट सही जोड़ी मिलाना है। एती ओती, यहाँ वहाँ, कहाँ है यहाँ वहाँ, ये ए का एती ओती, आगे भी देख लेते हैं। जेती तेती, जहाँ तहाँ। तो बी का 4, बी का 4, हाँ यही है। सी का यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। तो सी का फर्स्ट, ठीक है। डी का सेकेंड। ओके देन नेक्स्ट, कमरा खुमरी में समास है। कमरा खुमरी, डोंट नो, देख रहा था आंसर इसका। कमरा खुमरी द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। देन छत्तीसगढ़ी में झाड़ू ला कही थे। झाड़ू को क्या बोलते हैं, झाड़ू को पोछा तो नहीं बोलते यार, पोछा कहते तो अलग है, झाड़ू अलग होता है, पोछा अलग एक्टिविटी है ना। झाड़न, ये तो छत्तीसगढ़ी वर्ड ही नहीं है। बहरी, बहरा, बहरा तो डीफ को बोलते हैं ना, बहरा है वो, तो बहरी को झाड़ू के लिए होगा वर्ड। फिर पंचहर के मतलब होते, पंचहर 5 घर, दुल्हन के मामा घर के, टिकावन के 5 ठन बर्तन, 5 धार, पंचमी के नेंग, ये तो नहीं होगा। 5 धार, ये भी नहीं, इन दोनों में से होना चाहिए। हर घर का तो कुछ रिलेशन नहीं लग रहा है, यही होना चाहिए। फिर कोसा या कच्चा रेशम के साड़ी या धोती ला छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कच्चा, कोसा या कच्चा रेशम के साड़ी। पोतनी, पोती, पोती तो डॉटर इन लॉ है ना, ये तो नहीं होगा। पोतिया, पोतिया, पोता भी नहीं होगा। क्या ही इंसान को निर्जीव वस्तुओं से कंपेयर कर दिया। पोतनी, पोतिया, रेशम की साड़ी, साड़ी है तो क्या हो सकता है, पोतनी होगा या पोतिया। पोतिया, आई थिंक पोतिया होना चाहिए, क्योंकि उसको पहनेंगे ना, तो पोतनी पहनना तो कभी नहीं सुना मैंने। पोतिया हो सकता है, और 50-50 पे आ ही गए हैं तो मार्क कर सकते हैं पोतिया। आई विल गो विथ। बारी बारी या छत्तीसगढ़ी में कहते हैं बारी बारी, बार बार होना चाहिए, बार बार, बट बार बार तो हिंदी में हो जाएगा ना। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, तो ये तो हिंदी वर्ड है। पाही पाही, बार बार, बारी बारी बार, ये दोनों ही नहीं है। पाही पाही, पता नहीं क्या आंसर कहाँ है, लेट मी चेक दिस। हाँ सही है। देन रवनिया, रवनिया, ओके। रावण, रावण को तो रावण ही ना बोलेंगे, ये नहीं होगा। घाम, रोन्हा, रोन्हा तो अलग ही लग रहा है। रथिया, घाम कैन बी द आंसर। सही वाक्य है, तय हा तोर काम करबे, हमन हा हमर काम करबो, ओमन हा अपन काम करी, मैं हा मोर काम करूँ। सभी करेक्ट लगता है ऐसे सही वाक्य। ओमन हा अपन काम करी, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। हमन हा हमन काम करबो, आई विल गो विथ सी, और इधर आई विल लीव इट। लेट मी चेक द आंसर, या it is correct. So by now we have attempted
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ स्टार्टिंग के वो वाला क्वेश्चन छोड़ा था हमने, वेयर इट इज़ अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था, 8 फ्रेंड्स, या दिस वन। लेट अस सॉल्व दिस वन। ओके, क्या बोल रहा है, इसको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये एसएससी टाइप के लेवल का क्वेश्चन है, यूपीएससी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो हम चलो ट्राई करके देखते हैं। रियलिटी में तो ये सही लेवल है डिफ़िकल्टी का। ओके, 8 फ्रेंड्स है, P Q R S T V W Y आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक, तो ये स्क्वायर टेबल है, बोला कितने पर्सन है, 8 पर्सनस है, 8 फ्रेंड्स हैं, और स्क्वायर टेबल में इस तरीके से बैठ रहे हैं कि 4 है वो कॉर्नर पे बैठ रहे हैं। तो ओके, एक पर्सन इस कॉर्नर पे बैठ रहा है, दूसरा इस, तीसरा ये, और चौथा यहाँ पे। वेयर एज 4 सिट इन द मिडिल ऑफ द 4 साइड्स, और बाकी चार यहाँ पे मिडिल ऑफ द सीट्स में बैठ रहे हैं। ओके, दोज हु सिट एट द 4 कॉर्नर्स फेस एट द सेंटर, तो जो कॉर्नर पे बैठ रहे हैं उन लोग सेंटर की तरफ फेस किए हैं। ओके, और जो हु सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड्स फेस आउटसाइड, मिडिल में जो बैठा है वो बाहर की तरफ फेस है। तो फेस इधर करने से क्या डिफरेंस होगा कि अगर ये पर्सन के लिए अगर मैं राइट देखूँ तो ये इधर होगा, लेफ़्ट देखूँ तो ये होगा, बट इस पर्सन के लिए मैं अगर देखूँ तो क्योंकि ये फेस इधर किया हुआ है तो इसका राइट ये हो जाएगा और इसका लेफ़्ट इधर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आता है कि वो किस तरफ फेस करके आप देख रहे हो, राइट एंड लेफ्ट। ओके, देन पी हु फेसेस द सेंटर। अब कंडीशन हम पहले लिख लेते हैं, अभी हमको समझ आ गया कि कैसे कैसे वो सिट कर रहा है। अब हमको देखना है कि उस पोजीशन पे कौन एग्जैक्टली सिट करने वाला है। तो यहाँ पर हमने ये बना दिया है, यहाँ पर जो बैठा है वो सेंटर की तरफ देख रहा है, तो इसको क्या करते हैं, ऐसा सेंटर की तरफ मार्क कर लेते हैं। तो ये जो कॉर्नर पे जो भी बैठा है ना वो सेंटर की तरफ देख रहा है, यहाँ पे बैठा है वो आउटसाइड देख रहे हैं। ओके, अभी हम पोजीशन फिक्स करेंगे। ओके, वन बाय वन, पहले कंडीशन देख लेते हैं। तो P हु फेसेस दी सेंटर, तो P है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो PC से डिनोट करिए मैं इसको। P हु फेसेस दी सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V, तो ये PC है वो थर्ड पोजीशन पे है, राइट ऑफ V, तो V कहीं पर होगा, इसका थर्ड, इसका राइट में थर्ड। ओके, P हु फेसेस दी सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V, तो V का राइट इस साइड हो जाएगा। अभी मैं V को फिक्स नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ कंडीशन लिखते जा रही हूँ मैं। तो राइट और थर्ड पे, तो 1 2 एंड थर्ड पे, तो V जहाँ भी बैठेगा उसके राइट में थर्ड पोजीशन पे PC होगा। ओके, और वो भी कॉर्नर पोजीशन। ठीक है, देन T हु फेसेस द सेंटर, T हु फेसेस द सेंटर, अगेन T है वो सेंटर फेस कर रहा है, इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V का इमीडिएट नेबर नहीं है। इमीडिएट नेबर मतलब या तो उसके राइट या लेफ्ट में नहीं है। ओके, तो एक कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, तीसरा कंडीशन और क्या दिया हुआ है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड W, V एंड W के बीच में कोई एक पर्सन है। ओके, फिर S सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, S है वो बैठ रहा है सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, तो Q का सेकेंड में राइट तरफ। ठीक है, देन Q फेसेस दी सेंटर, और ये Q है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। R इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, R है वो इमीडिएट नेबर नहीं है P का, तो P जहाँ पर भी होगा उसके इस तरफ और इस तरफ, लेफ्ट एंड राइट में नहीं होगा R। ओके, तो ये कंडीशंस हो गए हैं, इसको थोड़ा कंडीशंस को साफ़ सुथरी जगह पे लिख लेती हूँ मैं। फर्स्ट कंडीशन क्या, V के राइट में 1 2 थर्ड पोजीशन पे PC है। सेकंड कंडीशन ये बोला कि V एंड W के बीच में एक पर्सन है। थर्ड कंडीशन ये बोला QC, एक नीचे वाला कंडीशन लिखना है। ओके, ये तो TC जहाँ पर भी है उसके इमीडिएट नेबर में V नहीं आ सकता। देन फोर्थ कंडीशन ये कि QC के राइट में सेकंड पोजीशन पे S है। देन फिफ्थ कंडीशन ये कि R तो P के इमीडिएट नेबर में R नहीं होना चाहिए। तो अब किसी को भी पहले बिठा के देख लेते हैं हम। तो P Q R S T V W Y, ओके, P Q R S T V W Y, तो चलो P को बिठाते हैं। तो P क्या
कहाँ पर है पी सी, यहाँ पर हमको एक पी सी दिख रहा है, तो चलो पी सी सेंटर फेसिंग है, ये तो पता है हमको। तो अब पी सी को मैंने यहाँ पे ढाला, तो हमको क्या पता है कि पी सी जहाँ पर भी बैठेगा वो थर्ड पोजीशन में होगा राइट ऑफ वी के। तो राइट ऑफ वी, तो वी कहाँ पे आ सकता है, 1 2 3, यहाँ कहीं पे वी होना चाहिए, तभी इसका 1 2 3 वी का राइट, क्योंकि ये बाहर देख रहा है तो इसका राइट ये होगा, और वी का राइट में थर्ड पोजीशन, तो एक पोजीशन ये वाला, दूसरा और तीसरा। तो फर्स्ट कंडीशन हमने कर लिया है फुलफिल। वी एंड डब्ल्यू के बीच में एक इंसान है, तो वी जहाँ पर भी है, तो अब वी और या तो डब्ल्यू अब इधर हो सकता है एक पोजीशन के गैप में, या तो एक पोजीशन के गैप में यहाँ हो सकता है, ठीक है, अभी नहीं पता हमको। तो ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। फिर पी जहाँ पर भी है ना, उसके इमीडिएट में आर नहीं हो सकता, तो ये पी यहाँ पर किया हमने, तो यहाँ पर कुछ भी होगा आर नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी होगा आर नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। देन टी सी है, टी सी जहाँ कहीं पर भी है उसके इमीडिएट में वी नहीं हो सकता है, तो टी सी अभी तो हम कहीं पर भी डाल देते हैं टी सी को, तो अभी तो खैर नहीं डाल सकते। क्यू सी को देखते हैं, क्यू, अच्छा सेंटर फेसिंग वाले कौन कौन हमको पता चला, पी सी है, क्यू सी है एंड टी सी है, टी सी ओके। एक और होगा जो सेंटर फेस कर रहा होगा, ठीक है, अभी हमको पता नहीं है वो कौन है, देखते हैं। फिर बोल रहा है कि क्यू सी है, उसके राइट में सेकंड पोजीशन में एस होगा, तो अब कहीं ना कहीं पर किसी को बिठाना ही पड़ेगा, तो चलो क्यू सी को यहाँ पे बिठा के देखते हैं, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे। तो क्यू सी को हमने यहाँ पे बिठाया। अब क्यू सी के सेकंड राइट में सेकंड, तो ये सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका राइट क्या होगा, इस तरफ होगा, तो राइट से सेकंड 1 2, यहाँ पर एस है बोला, हाँ ठीक है। तो अब हमको क्या समझ आ रहा है कि एस को सी होगा, तभी होगा क्योंकि सेंटर फेसिंग पोजीशन है यहाँ पर, तो ये एस सी एक और सेंटर फेसिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन भी हमने देख लिया, ओके। अभी देखते हैं कि बाकी बचा हुआ क्या क्या है। पी सी हमने रख लिया है, क्यू सी डाल दिया है, एस सी डाल दिया है, ठीक है। अब टी सी, हाँ टी सी, ये भी तो सेंटर फेसिंग था, तो यहाँ पर टी सी ही आ सकता है क्योंकि सेंटर फेसिंग पोजीशन एक ही बचा। अब बाकी जो ये साइड है उसके मिडिल में कौन बैठेगा ये हमको चेक करना है, तो आर यहाँ इन दोनों पोजीशन पे नहीं आ सकता है, ये बोला है हमको, ठीक है। और एक और कंडीशन था ना पी, हाँ ये तो आर नहीं आ सकता, और टी सी के इमीडिएट में वी नहीं आ सकता, तो जहाँ पर ये टी सी बैठ गया तो इसके इमीडिएट में यहाँ पे वी नहीं आ सकता और यहाँ पे वी नहीं आ सकता, ठीक है। तो वी इधर नहीं आ सकता, तो इन दोनों जगह में से कहीं पे आएगा वी, ओके। तो यहाँ पर वी आ सकता है, डब्लू आ सकता है, ओके। और वी और डब्लू अगर इधर आ सकता है, यहाँ पर भी डब्लू आ सकता है, और यहाँ पे ये, ठीक है। हमको ये वाला कंडीशन बोल रहा था कि वी एंड डब्लू के बीच में एक आ सकता है, तो वी तो इन दोनों जगह पे आ नहीं सकता, तो वी यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर अगर वी है और यहाँ पे डब्लू है, तो यहीं इन दोनों पोजीशन पे, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, कैसे करूँ, कहीं और जगह ड्रॉ पहले करना पड़ेगा, रहने देते हैं, इसी में करते हैं ड्रॉ। तो डायरेक्टली हम पुट करके देखते हैं, तो टी सी के राइट साइड में यहाँ पर वी नहीं आ सकता है, ओके, और यहाँ पर आर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर दो पोजीशन तो वी एंड आर तो नहीं होगी, तो वी एंड आर के अलावा क्या बचा, कौन कौन सा हो गया था, पी हो गया है, क्यू हो गया है, एस हो गया है, टी हो गया है, और वी एंड आर नहीं हो सकता, तो डब्लू एंड एक्स ही बचा, ये एक्स नहीं है वाई है, सॉरी, डब्लू एंड वाई ही बचा। तो चलो वाई रख के देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वाई होगा, तो यहाँ पर अगर वाई रख दिया हमने, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर वी नहीं आ सकता, ठीक है, तो यहाँ पर वी नहीं आ सकता, और डब्लू तो ऑलरेडी, वी और डब्लू तो यहाँ कहीं आएगा, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा यहाँ पर के लिए, आर ही बचा, तो यहाँ पर आर रख देते हैं। और इसके बाद फिर ये आर यहाँ पर आ गया, तो अब वी एंड डब्लू बचा है, तो
क्यू सी एंड एस सी के बीच में क्या आएगा, यहाँ पर वी रख सकते हैं और यहाँ पे डब्ल्यू रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको ये बोला है ना कि क्यू सी के, क्योंकि अदर कंडीशन वाले तो हो गया है ना, वाई यहाँ पे आएगा और आर यहाँ पे आएगा, तो वी एंड डब्ल्यू में से ही ऐसे ही आएगा। इसको थोड़ा साफ पेज में एक बार मैं ड्रॉ करती हूँ तो अच्छे से समझाती हूँ। ओके, कहाँ है कहीं पर ब्लैंक पेज, छोड़ा, यहाँ पर देखते हैं क्या बोला था हमको क्वेश्चन में। ऐसा स्क्वायर टेबल है, यहाँ पर बैठने वाले सेंटर फेसिंग है और इधर बैठने वाले आउटसाइड फेसिंग है। ठीक है, अब सबका पोजीशन हम राइट लेफ्ट देख लेते हैं। तो अगर ये बाहर देख रहा है तो इसके लिए राइट ये होगा, लेफ़्ट ये होगा, इसके लिए राइट ये, लेफ़्ट ये, और इस पर्सन के लिए अगर मैं देखूं तो फिर इधर राइट और इधर लेफ़्ट, इस पर्सन के लिए इधर राइट एंड ये लेफ़्ट। फिर वैसे ही जो इनसाइड देख रहे हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, ये राइट होगा एंड दिस विल बी लेफ़्ट। इसके लिए राइट एंड लेफ़्ट, इसके लिए ये राइट एंड लेफ़्ट, और इसके लिए ये राइट एंड दिस विल बी लेफ़्ट। ओके, देन हमको क्या क्या कंडीशन दिया था वो सब हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला कंडीशन ये बोला था कि जो वी है उसके थर्ड पोजीशन पे पीसी है। ओके, वो भी राइट साइड में। देन वी फर्स्ट सेकंड थर्ड। देन सेकंड कंडीशन ये बोला था कि जहाँ पर भी टीसी होगा उसके इमीडिएट नेबर में वी तो नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम पीसी को यहाँ पर हम फिक्स कर लेते हैं। तो पीसी को अगर हम फिक्स कर रहे हैं तो ये राइट में होगा वी के, तो वी कहाँ पर भी हम रखेंगे तो उसके राइट में आना चाहिए। ओके, तो पीसी का दो पोजीशन के बाद वाला पोजीशन, एक तो ये वाला पोजीशन होता है या तो दो पोजीशन के बाद वाला ये वाला पोजीशन होगा। तो यहाँ पर या यहाँ पर होना चाहिए वी, बट वी का राइट होना चाहिए, वी के राइट तरफ पीसी होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे वी को रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये आउटसाइड देख रहे हैं ना, इसका मैंने कुछ गलत ड्रॉ कर दिया, इसका राइट तो ये होगा ना, ये लेफ़्ट। तो वी का राइट में दो पोजीशन, हाँ, तो यहाँ पर आएगा डेफिनेटली वी। ठीक है, क्योंकि वी के राइट में ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड एंड ये थर्ड पोजीशन पे है पीसी। तो ये हमारा हो गया। फिर टीसी कहीं पे लिखना है तो पी क्यू अभी देख लेते हैं, बाकी कंडीशन भी मेंशन कर लेते हैं। तो क्यू सी एस एंड फिफ्थ कंडीशन जहाँ पर भी आर होगा उसके इमीडिएट नेबर में पी तो नहीं होगा। ओके, और कौन कौन से कैरेक्टर हमारे पास है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, वी है, डब्ल्यू है, वाई है। सेंटर फेसिंग वाले पी है, क्यू सी है, और कौन है, टी सी है। तीन तो हमको मिल गया है, चौथा हमको पता करना है कौन सा होगा। तो पी सी हमने पोजीशन कर लिया है और वी भी ऑलमोस्ट, हाँ, वी भी पोजीशन में है। तो अब फिर बाकी देखते हैं, वी एंड डब्ल्यू के बीच में कोई एक होगा। तो वी यहाँ पर है तो यहाँ पर डब्ल्यू हो सकता है या तो यहाँ पर डब्ल्यू हो सकता है। ओके, फिर क्यू सी एंड एस के बीच में एक है। ओके, तो क्यू सी, तो पी है तो यहीं पे ही हम क्यू सी ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्यू सी अगर यहाँ पर है तो क्यू सी एंड एस के बीच में एक का गैप है, और वो भी कौन सा, तो यहाँ पर क्यू है तो इधर एक गैप में तो पी सी है, तो इधर तो नहीं हो सकता, तो इधर ही होना पड़ेगा एस, तो इसी को ही एस सी होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक गैप में यहाँ देखेंगे तो ऑलरेडी पी सी प्लेस्ड है, तो क्यू सी के यहीं पर ही एस सी होना पड़ेगा। तो ये एस सी हो गया, और ये सेंटर फेसिंग हो गया, ये एंड टी सी तो यहीं पे ही आ सकता है ना अब। तो हमारा पोजीशन फिक्स हो चुका है इतने का। अब आर डब्ल्यू वाई को बस पोजीशन करना है, आर डब्ल्यू वाई। तो आर डब्ल्यू वाई कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, अभी कौन कौन सा कंडीशन बचा हुआ है कि जहाँ पर भी आर है उसके इमीडिएट में पी नहीं हो सकता। तो अभी तो आर हमने पोजीशन ही नहीं किया है। उससे पहले और कौन सा एक कंडीशन था, जहाँ पर टी सी है उसके इमीडिएट में वी नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पे हमने टी सी को रखा है तो फिर
यहाँ पर P तो नहीं हो सकता, यहाँ पर भी P नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पर V बोला है, V नहीं हो सकता। तो अगर V नहीं होगा तो V तो वैसे भी इधर है, तो उधर कहाँ जाएगा। तो ये तो हमारे काम का नहीं है। फिर V ये वाला भी यूज़ कर लिया हमने। QC एंड S के बीच में V है, ये तो पता चल गया। एंड R है, उसके इमीडिएट में P नहीं हो सकता, तो रैंडमली किसी को भी रखते हैं। तो R को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, क्योंकि V तो नहीं हो सकता, तो R रखूँ तो कोई कंडीशन फुल, तो इसके इमीडिएट में P नहीं हो सकता। तो यहाँ पे R नहीं हो सकता है, क्योंकि R के आसपास P नहीं होना चाहिए बोला है। तो यहाँ पे R नहीं हो सकता, तो R भी नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ये R तो नहीं होगा। W रखूँ तो क्या होगा, W अगर मैं रखती हूँ तो W एंड V के बीच में 1 होना चाहिए, लेकिन W और V तो यहाँ पर है ना, तो इनके बीच में तो 3 हो गए, तो यहाँ पे W भी नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं। तो बचा सिर्फ क्या, Y। तो Y ही बस है एक कंडीशन जो यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे Y हो गया, यहाँ पर V हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, R, Y तो हो गया, ओके, V भी हो गया, तो R एंड W बचा है। अब R एंड W के लिए सिर्फ यही दोनों पोजीशन बची हुई है। और हमको बोला है कि V एंड W के बीच में 1 का है, तो इधर भी आ सकता है W, इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो W का तो ओके। देन R को मैं कहाँ रखूँ, अगर मैं R को यहाँ पे रखती हूँ तो R के इमीडिएट में P नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है, नहीं है। बट अगर मैं R यहाँ रख देती हूँ ना तो इसके P आ जाएगा, इसलिए R यहीं होना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, W, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन क्या है, यहाँ पर है W, यहाँ पर है R, यहाँ पर है V एंड यहाँ पर है Y, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन यहाँ पे मिड में Y, V, W, R, PC, TC, QC, SC, ठीक है। ये हमारा फाइनल पोजीशन है। तो अब क्वेश्चन पे आता है, क्या वापस से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। PC, TC, QC, SC, W, Y, R, V। बोल रहा है कि हु इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q की लेफ्ट में, वो भी सेकेंड टू द लेफ्ट है। तो Q है वो आउटसाइड फेस कर रहा है ना, तो ये उसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो 2 पोजीशन बाद सेकेंड, सॉरी ये तो सेंटर फेसिंग है ना, ओह शिट, Y, V, W, R, यहाँ पर PC ये सेंटर फेसिंग, QC सेंटर फेसिंग, SC, TC, ओके। तो इसका सेंटर फेस कर रहा है, तो ये राइट एंड दिस विल बी लेफ्ट टू Q। तो लेफ्ट में सेकंड पोजीशन PC, तो P विल बी द आंसर, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट बाकी 2 क्वेश्चन भी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो अगेन ड्रॉ कर लेते हैं, PC, QC, SC, TC, Y, W, V, R। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग R, R के बारे में ट्रू क्या है। R फेसेस द सेंटर, बट ये तो मिड में है, तो सेंटर नहीं फेस करेगा, आउटसाइड फेस करेगा, ये नहीं होगा। R इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ V, V का इमीडिएट नेबर है क्या, नहीं। तो R सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन T एंड S, T एंड S के एग्जैक्टली बीच में है, हाँ। देन फिर Q सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R, नहीं, Q है वो। अब इसका अगर मैं देखूँ तो दिस विल बी राइट एंड दिस विल बी लेफ्ट, तो थर्ड Q सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में थर्ड में तो Y है ना, तो ये तो नहीं होगा, आंसर आ गया अपना। देन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू V, T का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू V, T का पोजीशन V के रिस्पेक्ट में। तो V क्या है, आउटसाइड फेसिंग है, आउटसाइड देख रहा है, तो ये उसका राइट हो जाएगा एंड ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट में T कौन से पोजीशन पे है, 1 2 3, लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पे है, तो लेफ्ट वाले में देखते हैं, थर्ड टू लेफ्ट, हाँ। तो ये हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पोजीशन बहुत ज़्यादा कंडीशन, सारे कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, इसलिए मैं बोल रही थी कि इसको जब फर्स्ट राउंड कर रहे हो ना, तब तो तुरंत ही छोड़ के आगे बढ़ो। इसके कंपैरिजन में 10-15 क्वेश्चन बन जाएंगे जितना टाइम इधर इन्वेस्ट करेंगे। और आउटकम भी क्या है, हो सकता है कि लास्ट तक बने ही ना, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर में इतना सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को, कौन से क्वेश्चंस लीव करने हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहचान कर पाना, आइडेंटिफाइंग दी
questions which you do not have to solve is very important in the exam hall. Okay, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स तो उतने ही मिलने हैं, चाहे आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो या इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, तो बेटर यू सॉल्व द इजी वन फर्स्ट, राइट. ओके, सो सारे क्वेश्चन हो गए हैं. यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को.